नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद लखीसराय में हुआ जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी आरजेडी नेताओं ने एक दूसरे पर हमले को लेकर के निशाना साधा और साथ ही कुछ और जगहों से दोनों पक्षों से मामूली शिकायतें भी आई। बीजेपी ने विजय सिन्हा के काफिले पर हमले की बात उठाई तो गिरिराज ने फिर बुर्के में आने वाले मतदाताओं को लेकर निशाना साधा और सवाल भी उठाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात दिख रही है वो ये कि बिहार इस बार रिकॉर्ड वोट करने की ओर जा रहा है, यानी मतदान का प्रतिशत ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। उधर काफिले पर हमले के बाद डिप्टी सीएम ने प्रशासन पर आरोप लगाया है, यहां तक कह दिया कि प्रशासन को धिक्कार है, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी ने जानबूझकर वोटिंग स्लो करने का आरोप लगाया है। ऐसे में जो कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं उनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल यह कि अगर मतदान का रिकॉर्ड टूटा तो फायदा किसे मिलेगा? डिप्टी सीएम ने क्यों कहा प्रशासन को धिक्कार है? वोटिंग स्लो करने के आरोप आरजेडी ने आखिर क्यों लगाए? महिलाओं को परहेज नहीं तो फिर बुर्के पर आखिर विवाद क्यों हुआ? और भी तमाम सवाल होंगे जो डिबेट के बीच से निकलेंगे। हम तमाम सवालों का जवाब आज अपने मेहमानों के साथ बातचीत के दौरान ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का परिचय कराऊं और चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने कानून बनाया कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का दिखा उठाकर आधार कार्ड बनाने जाती है, वहाँ कोई सरिया कानून नहीं। मुल्लाओं को यही दिखता है सरिया कानून। कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ आग लगा देंगे, क्या देते हैं, देह में आग लगा देंगे। हर आदमी किसी भी राजनीतिक का हो जांच होनी चाहिए। वोट चोरी को जो विरोधी हैं वो आरजेडी का झंडा लगा के भी चल रहे हैं और कुछ लोग जो है डिस्टर्ब भी करने का काम कर रहे हैं। हमारे पोलिंग एजेंट को भी पकड़वा रहे हैं कुछ लोग। रिकॉर्ड वोटिंग की ओर बिहार क्या संदेश दे रहा है, तलाशने की कोशिश करेंगे। इस संदेश को चर्चा के दौरान चर्चा होगी। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता निखिल आनंद हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरजेडी से सारिका पासवान प्रवक्ता के तौर पर रहेंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं। और अब सभी का स्वागत करते हुए मैं डिबेट की शुरुआत निखिल आनंद के साथ करता हूं। निखिल आनंद जी, कितना बड़ा चिंता का विषय है वोटिंग प्रतिशत, क्योंकि रिकॉर्ड वोटिंग की ओर बढ़ रहा है पहले चरण का ये जो मतदान है। अब राजनीतिक पंडित इसके दो मायने निकाल रहे हैं। पहला तो ये कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जब भी भारी संख्या में मतदान होता है तो वो परिवर्तन की ओर इशारा करता है। और आपको खुश करने वाला एक राजनीतिक पंडित का बयान भी सुनवा देता हूं। उनका यह कहना है कि डर के मारे कि जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए, लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। तो इसमें से आपको तो दूसरा वाला सुहाता होगा, वही अच्छा लगेगा, लेकिन आपका अपना आकलन क्या कहता है? देखिए अनुराग जी, बिहार विधानसभा का इस बार का चुनाव एक ट्रेंड सेटर चुनाव होने जा रहा है। 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए जो बड़ा काम किया है, आज बिहार का जो राजनीतिक मॉडल है वुमेन एम्पावरमेंट का, वो पूरे देश में एक मानदंड बन गया है। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज जिसके लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है, एनडीए की सरकार में जो एम्पावरमेंट उनका हुआ है, जो मुख्य धारा में उनको लाने का प्रयास हमने किया है। कर्पूरी ठाकुर जी की जन नायक की उपाधि को एक और छीनने की कोशिश हो रही थी, हमने भारत रत्न से उनको सम्मानित किया। तो ये एक बड़ा संदेश है। महिलाएं, अति पिछड़ा समाज तो है ही,
एनडीए के पक्ष में बड़ी संख्या में ये मतदान कर रहे हैं और एक फियर साइकोसिस है। अच्छा। एक भयाक्रांत स्थिति है कि आरजेडी की अगर पुनर्वापसी होती है तो फिर क्या होगा। मतलब संभावना है आपको, आशंका है आपको इस बात की? शासनकाल की स्थिति वापस आएगी जी। आम लोगों में ये चिंताएं हैं। आप कहीं भी जाएं, घूमें, और जिस तरीके से जो 125 अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी की वापसी हुई तो इसका बड़ा मायना है। नहीं, ये लोगों के अंदर ये फियर साइकोसिस है। पीपुल आर ग्रिप्ड विथ फियर साइकोसिस। तो वो डरे हुए लोग हैं। एक बड़ी आबादी है जो डरती है कि अगर आरजेडी आती है तो क्या हो सकता है। तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास के लिए, बिहार को भय से मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, बिहार को विकास के मार्ग पर आगे ले चलने के लिए एनडीए एक सशक्त ऑप्शन बनकर आम लोगों के लिए उभरा है। और हमने जो क्रेडिबिलिटी इंश्योर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, उस पर एक मुहर लगाने का काम इस चुनाव में होगा। ठीक है, नीरज कुमार हमारे साथ, नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। नीरज जी, अब तक आपने भी अपना आकलन कर लिया होगा बिहार की रिकॉर्ड वोटिंग को देख करके, क्या कहता है आपका आकलन? अनुराग जी, वैसे तो आपने ठीक कहा कि उनको एक विश्लेषक की बात अच्छी लगी होगी, मुझे दूसरे की अच्छी लगेगी। लेकिन प्रवक्ता होने से पहले हम सब लोग तो राजनीति के छात्र हैं और इतिहास तो यही बताता है कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है और भारी मात्रा में बढ़ता है, इट इज ऑलवेज अ वोट फॉर चेंज। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार का चुनाव विशेष इसलिए था कि छठ, दुर्गा पूजा, दिवाली की छुट्टियों में बहुत सारे जो प्रवासी बिहार के लोग थे वो बिहार गए और उनको राजनीतिक दलों ने ये मोटिवेट किया कि आप रुकिए और वोट देकर जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार का जो दंश है वो इन्हीं परिवारों ने झेला, जो अपने घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर जाकर आज दूसरे शहर में एज एलियंस काम करते हैं, क्योंकि वो शहर भी उसको नहीं अपनाता। और जब गांव जाता है तो गांव का आदमी भी यही सवाल पूछता है कि गए तो थे शहर में। तो वो जो दंश था, जिसकी वजह ये थी कि पिछले 20 साल में बिहार हर सूचकांक पर नीचे से अव्वल रहा। सिर्फ ऐसा एक ही सूचकांक हम लोगों को मिला जो सबसे अव्वल दर्जे का था, वो था अपराध का सूचकांक, वो भी भारत सरकार के एनसीआरबी के आंकड़ों का। तो इन सारी बातों को देखते हुए बिहार की जनता ने इस बार मन बनाया कि हम बिहार के बच्चों के लिए एक जो उगते सूरज की किरण 17 महीने की सरकार में महागठबंधन ने दिखाई थी, जिसमें आपको नौकरियों का एक मॉडल दिया, जिसमें एक नई टूरिज्म पॉलिसी का आपको मॉडल दिया, जिसमें आपको एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का मॉडल दिया, और ये कहा कि आपके लिए शिक्षा से लेकर रोजगार तक की व्यवस्था जैसे 17 महीने में करने की हमने कोशिश की थी, उसे आगे बढ़ाकर अगले 5 साल में हम बिहार को ये जो पिछले 20 साल का बैकलॉग है स्टेट सरकार के पॉलिसी फेलियर्स की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की वजह से, उससे हम बाहर निकालने का काम करेंगे। और हमारा फीडबैक हमें यही बता रहा है कि हमारा मैसेज जो है वो पेनिट्रेट कर गया। उसकी एक बड़ी वजह अनुराग जी मैं बता के बस अपनी बात खत्म करूंगा। आज पहली बार पूरे चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से यह अपील की कि अपने बच्चों के भविष्य को देख के वोट करिए। नहीं तो पूरे चुनाव में इससे पहले प्रधानमंत्री जी कभी कट्टे की बात करते थे, कभी किसी और तरीके की बात करते थे, वो एक पोलराइजिंग सिचुएशन बनाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि बिहार की जनता ने मैसेज क्लियर किया कि 20 साल से तो ठग लिया है, अब ठगने नहीं देंगे, आप विकास की बात कर लीजिए, अगर आपकी बात अच्छी लगेगी तो हम मौका देने का सोचेंगे, पर वो अच्छी लग नहीं रही। ठीक है, चलिए नीरज जी मैं आपके पास लौटूंगा। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, भाई आपने भी अपना गुणा भाग कर लिया होगा, क्या कहता है आपका गुणा भाग पहले चरण की वोटिंग के बाद? मैंने कहा आपने भी अपना कागज पेन निकाल करके गुणा भाग कर लिया होगा, क्या कहता है आपका आकलन पहले चरण की वोटिंग के बाद? देखिए, 2 बात समझिए कि आप ये समझ लीजिए कि इतनी बढ़त जनता ने दे दी है किसको कि अब इनकी चोरी बदमाशी, इनकी
जितना चोरी कर ले, सीआरपीएफ का जितना ज्यादा बदमाशी कर ले, सीआरपी ने लगातार गरीबों, दलितों, कमजोरों और अकलियतों को वोट गिराने नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब हम पटना और नालंदा की सीट मजबूती से जीतने जा रहे हैं, तो आप और अंदाजा ही मत कीजिए। लखीसराय सीएम हार चुके हैं, विक्रमगढ़ हम जीत चुके हैं, हम मुजफ्फरपुर जीत चुके हैं, हम सकरा जीत चुके हैं, हम जाने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक आकलन अपना प्रस्तुत किया। मैं परिमल कुमार का रुख करूंगा। परिमल कुमार जी, इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक आकलन प्रस्तुत किया अपराध को लेकर के, बढ़ते अपराध में बिहार के आंकड़ों को लेकर के। सवाल यह है कि आज खुद सरकार के डिप्टी सीएम ने अपने प्रशासन पर धिक्कार है कह दिया, तो यानी कि उन्होंने इस बात पर तो मोहर लगा दी कि प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता, कानून व्यवस्था की दिक्कत है वहां पर। और अपराध से अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो विपक्ष के आरोप भी सही प्रतीत होते हैं जब सरकार को अपना ही प्रशासन धिक्कार है कहने लायक लगे तो। देखिए अनुराग जी, ये 2025 असेंबली कॉल जो है वह जंगल राज रिटर्न वर्सेस सुशासन रिटर्न के बीच की लड़ाई है। और आप समझे कि कुछ दिन से जिस तरह की प्रवृत्ति राजद के कार्यकर्ताओं की रही है, पूरा बिहार भयक्रांत हुआ। और इसी का रिपरकशन है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रभावी मत एनडीए के समर्थन में दिया। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस की पार्टी के बारे में हम लोग बोलते हैं कि अजब अजब राजनीतिक दल की गजब कहानी। इनके नेता जो है राहुल गांधी जी ऐसे राजनीतिक पप्पू नहीं कहे जाते हैं। देखिए, बिहार का चुनाव है, बिहार के लिए कैंपेन करना चाहिए भाई। इस तरीके की संबोधनों से बचिए परिमल जी, मैं आपत्ति जता रहा हूँ। ये नहीं, हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात, वो हाइड्रोजन बम की बात कीजिए आप, बट इस तरीके के संबोधनों से बचिए आप। देखिए अनुराग जी, मैं बतला दूं इनके पूरे फीचर के बारे में, इनकी दूरदर्शिता के बारे में। ये नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम की बात करते थे, लेकिन इन्होंने 420 के आरोपी तेजस्वी यादव को सीएम पेश घोषित कर आत्मघाती बम ही छोड़ दिया। इनके पूरे स्कोप ही खत्म हो गए। और इस बार जो चुनाव हुआ है ना अनुराग जी, इस बार मैं एक बार बतला दूं, मैं कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, अभी पिछले वीक में दानापुर क्षेत्र में गया था। एक गजब परिवर्तन हमने देखा। अभी तक राजद माई समीकरण के आधार पर अपना दम भरती थी। मैंने एक सुशांत यादव जैसे लड़कों से पूछा उस मीटिंग में कि आप किसको मत देंगे, तो उन्होंने अपने दुर्दशा, अपने परिवार की दुर्दशा की बात की। उन्होंने बताया कि सर, मैं गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 रुपए के मासिक पर पढ़ रहा हूँ, और मेरे 2 जनरेशन को लालू प्रसाद और फैमिली ने बर्बाद कर दिया। इन्होंने हमारे चाचा को, हमारे पापा को लाठी भाजने की ट्रेनिंग दे दी। ऐसी स्थिति में मैं जात और धर्म से उठकर वोट करूंगा, सुशासन को वोट करूंगा, और सभी युवाओं को भी सुशासन को ही वोट देना चाहिए। तो यह परिवर्तन देखिए, बेसिकली एक रोस्तोव, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है विकास की। उन्होंने कहा था कि जो लोएस्ट जो स्टेजेज होगा डेवलपमेंट सोसाइटी का, वह उसको ट्रेडिशनल स्टेज या कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। उस अवस्था में बड़े पैमाने पर समाज में जाति और धार्मिक विध्वंस होंगे, और लोग धार्मिक और जातीय उन्माद से घिरे रहेंगे जो जंगल राज के दौरान। आज तो हमारे आदरणीय नेताओं से 5 चरण विचरण के विकास की बात की गई। आज हमारे आदरणीय नेता ने बिहार को मैच्योर स्टेज पर ला दिया। लोकतंत्र मैच्योर हुआ, लोग जाति और धर्म से उठकर बड़े पैमाने पर एनडीए गठबंधन को इस कारण वोट दे रहे हैं कि बिहार में चौतरफा विकास दिखलाई दे रहा है। ये कहाँ पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन को वोट दे रहे हैं लोग? अभी तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि लोग वोट दे रहे हैं, रिकॉर्ड मतदान हो रहा है, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके पक्ष में मतदान हो रहा है? मैं कुछ बयान सुनवाता हूँ परिमल जी, मैं कुछ बयान सुनवाता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये गुंडा राजद का है, और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने दे देगा उम्मीदवार। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। तो आपने डिप्टी सीएम साहब की बात सुनी, छाती पर बुलडोजर चलाने की वो बात कर रहे हैं, और अपने ही प्रशासन को उन्होंने धिक्कार है कहा। अब मेरे साथ आरजेडी से सारिका पासवान भी जुड़ गई हैं। सारिका पासवान जी, सवाल यह है कि तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं कि 20 साल के बाद परिवर्तन के लिए उत्सुक है बिहार, लेकिन यह परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद अभी कह रहे थे
कि लोग आशंकित हैं, भयभीत हैं कि कहीं जंगल राज की वापसी ना हो जाए। देखिए अनुराग जी, आज आपने सुनाया अभी विजय सिन्हा जी का बयान, जो वो एकदम सार्वजनिक जगह पे ऐलान कर रहे थे कि बिहार में गुंडा राज है और वो अपने प्रशासन पे धिक्कार भेज रहे थे। मतलब अजब सी बात है भाई, आप तो पांचों उंगलियां अपने तरफ करके आप पता नहीं किसे धिक्कार पेश कर रहे हैं। आपका शासन 20 सालों से है और ये शासन प्रशासन सारी व्यवस्था जो है ये आपकी है, और फिर भी आप उन्हीं लोगों को कोस रहे हैं। क्यों कोस रहे हैं? इसके पीछे की मेन वजह को समझनी पड़ेगी, और वो वजह है जनता का बदलाव के लिए किया गया वोट और सत्ता परिवर्तन का डर जो है ना, वो विजय सिन्हा जैसे सरीके लोगों के मुंह से इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, ये मनुवादी मनुस्मृति को मानने वाले सामंती सोच के रखने वाले लोगों की हिम्मत देखिए कि ये कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो आपके सीने पे बुलडोजर चलाएंगे। अरे आप तो अभी सरकार में नहीं आए हैं, लेकिन आपकी कुंठित मानसिकता का परिचय आपने दे दिया कि आप कहते हैं कि आप बुलडोजर चलाएंगे। ये कैसा न्याय, कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? 20 सालों से तो आप लोगों के ऊपर बुलडोजर ही तो चला रहे हैं। देखिए, समझने की बात है, जनता फर्क को समझ रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव जी कलम बांट रहे हैं, लोगों से रोजगार की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा जैसे आदमी हो, ये कट्टा की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। जहां हम विकास की बात करते हैं वहां यही लोग हैं। कट्टे वाले लोकगीत तो तेजस्वी की जनसभा में भी बज रहे हैं। लोकगीत की बात नहीं है, अपने मंचों से कट्टे को प्रमोट जो कर रहे हैं उनकी बात कीजिए ना। अरे गीत क्या गाना है? कोई गायक है वो किसी पे भी गाना गा सकता है। हमने तो कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन पे गाने देखे हैं, सुने हैं बनते हुए। वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो आपके ही प्रवक्ता है आगे परिमल जी, आप कृपया करके परिमल जी संयमित रहिए। परिमल जी संयमित रहिए। बोलिए ना कि हमारी संस्कृति कट्टा वाली है। अब बोल दीजिए कि हमारी संस्कृति कट्टा वाली है और फरल वाली है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सच्चाई बोलिए, जनता को स्वीकार करना होगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगी जनता। कितना झूठ बोलेंगे आप? अब तो लालू प्रसाद यादव के परिवार से दो व्यक्ति सीएम के कैंडिडेट हो गए। तेज प्रताप जी ने भी आज कहा और तेजस्वी जी भी, जबकि दोनों कहीं मैंने यहाँ तो सीएम के फेस से नहीं खाली है, सीएम के पोस्ट से नहीं खाली है, उसके बावजूद ये लोग लड़ रहे हैं मैं बनूंगा सीएम, मैं बनूंगा डिप्टी सीएम। आज तो इनके डिप्टी सीएम रो रहे थे। हो गया, अब आपका हो गया, अब आपका हो गया, स्थिति क्या है? अब आपका हो गया। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए परिमल जी। अनुराग जी, परिमल जी अब जवाब ले लीजिए। हमारी पार्टी बनेगी तो कट्टा विभाग बनेगा। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है परिमल जी, ठीक है परिमल जी, आपका काउंटर आ गया। अब सारिका जी का जवाब ले लीजिए। परिमल जी, अरे आप इतने सीनियर आदमी हैं जी। परिमल जी, आपका व्यवहार शोभा नहीं देता है परिमल जी। अरे महिला जब बोले तो कम से कम ऐसे भी पुरुषों को थोड़ा मौका देना चाहिए बोलने का। एक पार्टी के प्रवक्ता के अरे परिमल जी, हो गया परिमल जी। अच्छा परिमल जी शांत हो जाइए, परिमल जी शांत हो जाइए। ऐसे भी 15 साल तक आप लोगों ने युवाओं को लठट बना के उनके जीवन को बर्बाद किया। अब कट्टा पार्टी यदि किसी बाई फ्लूक यदि आ भी गई तो पूरे जनरेशन तबाह हो जाएगा। मतलब इसको रेशियल जेनोसाइड कहा जा सकता है। तो शर्म कीजिए, कट्टा जिंदाबाद बोलना छोड़िए, लोगों का कल्याण कीजिए, हमारे नेता से सीखिए। जो कमिटमेंट है लोगों के प्रति, हम लोग 24 आवर्स उसमें लगे रहते हैं। ठीक है परिमल जी, हो गया परिमल जी। अब मैं आपको मौका दूंगा, समय रहा तो। ठीक, सारिका जी बोलिए। देखिए अनुराग जी, अब तो ये तो दुर्भाग्य ही है और अफसोस की बात है कि 20 साल से जिनकी सरकार वो आज भी 15 साल पहले का डर दिखाते, लेकिन हम इनको परिमल जी को कह देते हैं, परिमल जी आप एकदम चिंता मत कीजिए, जनता जनार्दन हमको मौका देगी तो 20 दिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे परिवर्तन किया जाता है। और कभी हम ये नहीं कहेंगे कि परिमल जी 20 साल में सरकार में रहते हुए क्या क्या नहीं किए, हम क्या क्या कर सकते हैं वो करके दिखाएंगे। और यही उपलब्धि है हमारी, यही हमारी सोच और नीयत है। की बात नहीं है। देखिए, ज्यादा बोलने से कोई काबिल नहीं कहलाता है परिमल जी। आपको जनता ने भरपूर मौका दिया और आपने बहुत ही समय का दुरुपयोग किया। और अब हम आपको कह रहे हैं, आपको वचन देते हैं हम
जनता हमें मौका देगी परिमल जी, तो हम आपको दिखलाएंगे कि कैसे भ्रष्टाचारियों पे काबू किया जाता है, नेता ने घोटाला नहीं किया, हमारे नेता ने 420 का, और कैसे बिहार का विकास होता है। परिमल जी, हम आपको नजीर पेश करेंगे, सीखिएगा, बैठिएगा तो जवाहर विद्यालय मॉडल यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षा हो रही है। आपके महागठबंधन के एकमात्र जो प्रत्याशी हैं एक्सपेक्टेड वो है नॉट बी फेल 420 इस मुंह से बोलती है। क्या आपके पास मॉडल है? अरे गांधीवादी आदमी होता है, लोहियावादी होता है, क्या पूरे ढंग के विचारधारा का समर्थक होता है। और कोई भाई परिमल जी, आप सारिका जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। परिमल जी, आप सारिका जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर अपनी बात करिएगा। सारिका जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं दूसरे केस का रुख करता हूं। परिमल जी, ऐसी ओछी हरकत मत कीजिए भाई, आपको बोलने से भी समझ में नहीं आ रहा है। बताइए तो, अच्छा है कि हम लोग दूर दूर बात कर रहे हैं, सामने बात करते तो हम आपको चुप करा देते बढ़िया से, लेकिन दूर दूर है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, चुप रहिए, बोलने का मौका दीजिए भाई, आप बीच में बोलने लग रहे हैं। बिहार में काम कर रहा है सारिका जी, यहाँ चुप करवाने की हैसियत किसी के नहीं है, यहाँ कानूनी चुप करवाता है, ये सुशासन की सरकार है। ठीक है, अब हैसियत पे मत आइए परिमल जी, हैसियत पर मत आइए, वरना मेरी हैसियत क्या है वो खैर मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अब हैसियत ठीक है। अब आप लोग 1 to 1 हो गए, अब विषय से भटक कर 1 to 1 हो गए। चलिए मैं लौटता हूँ, सारिका जी, परिमल जी, मैं लौटता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मैं लौटता हूँ। राकेश उपाध्याय जी, इस रिकॉर्ड वोटिंग के मायने क्या हैं? इतिहास बताता है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इतिहास गवाह है, जब भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तो उसने परिवर्तन की आहट को मूर्त रूप दिया है, परिवर्तन हुआ है। अब बिहार के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, क्या कहते हैं आप? देखिए, 2005 से बिहार के चुनाव को मैं देख रहा हूँ, और उसमें ये जो महीना नवंबर का है, क्योंकि फरवरी मार्च 2005 में जो चुनाव हुए थे उसमें एक वर्डिक्ट कंप्लीट था नहीं, इसलिए नवंबर में अक्टूबर में फिर से चुनाव हो गए 2005 में। तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार का जो अखंड राज्य है वो चल रहा है। नवंबर महीना नीतीश कुमार को बहुत सूट करता है। अच्छा, और इसलिए आप 2010 का चुनाव देख लीजिए, 2015 देखिए, 2020 देखिए, 2025 देखिए, तो सबके नतीजे और सबका कमोबेश चुनाव का जो क्रम है ये नवंबर में ही होता है। और इसमें मैंने इन चारों चुनावों के चुनावी रुझान को भी देखा है। वरिष्ठ पत्रकार से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, चुनावी रुझान को भी देखा है, मत प्रतिशत को भी देखा है। तो इसमें से मत प्रतिशत कई बार जो बढ़ करके आया है वो भी नीतीश को फायदा दे गया है। तो अब ये कहना तो कठिन है, क्योंकि जो मुद्दे इस बार तेजस्वी जी ने उठा दिए हैं, विशेष रूप से रोजगार का और नौकरी का, तो नौकरी का जो सवाल उन्होंने एक युवाओं के अंदर एक मैसेज दिया है। दूसरी बात है, देखिए, हम इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी जी ने एज ए डिप्टी सीएम बहुत अच्छा काम किया। अब नीतीश जी के प्रभाव में उन्होंने किया या तेजस्वी जी के प्रभाव में नीतीश जी ने किया, क्योंकि दोनों ने साथ साथ कम से कम 5 साल राज्य किया है इसी समयावधि में बिहार में। 2-4 साल तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम रहे हैं। बड़ी तादाद में युवाओं को नौकरी देने का वादा, जाति जनगणना और सब चीज़ों को अप्लाई किया। लेकिन ये जो जंगल राज का भय है, ये जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है व्यक्ति के सामने, और ये भय कहीं ना कहीं देखने में ही आ रहा है। इस समय हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में क्या स्थिति हो रही है। तो कुल मिलाकर आमने सामने धड़ेबंदी हो रही है, मोर्चेबंदी हो रही है। शराब प्रतिबंधित है, लेकिन शराब पी करके चुनाव के समय में नेता घूम रहे हैं, गालियां बकी जा रही हैं, गोबर और ये सब उछाला जा रहा है। और दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन के रहते हुए 50-50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। बड़े बड़े नेता जो है 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं। ये हो कैसे रहा है? इसका मतलब है प्रशासन कहीं ना कहीं, चुनाव आयोग का जो प्रशासन है वो अपने काम को मुस्तैदी से कर नहीं रहा है। हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव देखते हैं, इस तरह से किसी को अनुमति नहीं मिलती है। हो सकता है चुनाव आयोग ने ये जो ढील दे रखी है इसके कारण मत प्रतिशत बढ़ रहा है। अब ये मत प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा? जहां तक महीने का सवाल है, मौसम का सवाल है, तो मैंने कहा
नीतीश जी हमेशा से बाजी मारते रहे। अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति पे बहुत शार्प उनकी नज़र रहती है। अरविंद मोहन जी, ये तो बात ठीक है, मेरे भी अपने 25 साल के करियर में यही आकलन सामने आता है कि जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो परिवर्तन होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, 2-3 वजह हैं, उनको गौर करना जरूरी। एक तो 60 लाख वोटर का नाम कटा है, तो ऑटोमेटिकली कुछ परसेंटेज उसके वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे डिफंक्ट नाम हैं किसी भी वजह से जो वोट नहीं डालते थे, उनको आयोग ने अगर बाहर किया है तो फिर उससे परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन उतना ही मामला नहीं है। मामला असल में कल शाम तक और आज सुबह तक भी आप पूछते तो मुझे लगता कि एनडीए ने बहुत होशियारी से जंगल राज को इशू बना लिया है। और ऐसा लगता है आपको? जंगल राज को, और दुलारचंद यादव की हत्या जो है वो एक कैटलिस्ट बन के आई और उसने जातिगत पोलराइजेशन बहुत तेज कर दिया। लेकिन आज सुबह से, और नीतीश जी के लिए सिंपैथी इस बार बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे लग रहा था कि ये दोनों फैक्टर जो है वो एनडीए के हक में हैं और एनडीए को काफ़ी लीड दिला देंगे। लेकिन आज जिस किस्म से वोटिंग शुरू हुई है उसके बाद ये लगता है दो चीज़ें। एक तो ये है कि ये बीजेपी का अखाड़ा नहीं है, जाति का अखाड़ा आरजेडी का है, जेडीयू का है। बीजेपी का अखाड़ा नहीं है। बीजेपी का अखाड़ा कम्युनल पोलराइजेशन का कर सकते हैं, नेशनलिज्म कह सकते हैं, उन पे अगर चुनाव जाता तो बीजेपी के हक में होता। ये अखाड़ा आरजेडी का है। दूसरी बात ये है कि इतने एग्रेसिव ढंग से वोटिंग बढ़ती है तो वो सिर्फ सिंपैथी वाले फैक्टर से नहीं बढ़ सकती, जो नीतीश जी के लिए सिंपैथी बहुत है इस बार। पिछली बार तो एलजेपी उनके खिलाफ किस बात को लेकर सिंपैथी है, मतलब किस बात? 20 साल में उन्होंने जो काम किया है, और काम से भी ज़्यादा उनका पर्सनल व्यवहार जिस किस्म का रहा है, चोरी के चार्ज नहीं लगे, उनका जीवन जिस किस्म का रह गया, सिंसियर होकर लगे रहे हैं अपने काम में, अभी तक लगे हुए हैं, तो इन सब से उनकी इमेज एक इस बार मुझे लगता है कि उनके प्रति एक सिंपैथी है। और 20 साल में हर आदमी महसूस करता है कि बिहार में कई चीज़ें बदली हैं बहुत अच्छे तरह से। तो लेकिन इतने एग्रेसिव ढंग से सिंपैथी वाला वोट नहीं पड़ेगा। सिंपैथी के लिए वोट बढ़ सकता है या रिटेन हो सकता है। एग्रेसिव का मतलब है कि बदलाव के लिए वोट होगा। और अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जाति का अखाड़ा है, और अगर जातियों की गिनती आप करेंगे तो मुझे लगता है कि एग्रेसिव ढंग से वोट देने वाले सोशल ग्रुप ज़्यादा महागठबंधन के पक्ष में हैं। जो अति पिछड़ा, महिला और अगड़ा भी एक सीमा तक अगर आप बीजेपी और एनडीए के पक्ष का मानिए तो उसमें से एग्रेसिव ढंग से वोटिंग करने वाला ग्रुप बहुत छोटा है। उसकी तुलना में जो महागठबंधन की तरफ जो जमावड़ा दिखता है उसमें एग्रेसिव वोटिंग करने वाले जमातें ज़्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है कि परसेंटेज ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ चीज़ें हैं। लेकिन ये जाहिर है अभी कोई भी फाइनल कहना मुश्किल है। और एक बड़ा फैक्टर 60 लाख वोटर कटना भी है, वो भी परसेंटेज बढ़ा सकता है काफ़ी। तो अब देखना होगा क्या होगा। लेकिन वो आज के वोट ने चौंकाया है, मुझे भी चौंकाया। कल सुबह तक, कल शाम तक की रिपोर्ट से लग रहा था कि एनडीए को बहुत साफ लीड हो गया है। और जो पहले वो हाथ पांव मार रहे थे घुसपैठिया फलाना ढिकाना करके कम्युनलाइज करने का। ठीक है निखिल आनंद जी, आपने अरविंद मोहन जी का आकलन सुना। वो कह रहे हैं कि वोट सिंपैथी के लिए पड़ा है और सिंपैथी बहुत है 20 साल के शासनकाल में, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी पर हावी हो जाए। उनकी बात, वो आंकलन उन्होंने जिस गंभीरता से की है, वो बातें उनकी मैं सीधे सीधे तौर पर इन टोटो रिजेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसके तहत बड़ी संख्या में जो मृत वोटर हैं, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण देता हूं कि 30,000 वोट कटे, जिसमें 14,000 मृत वोटर थे और करीब करीब 12,000 से 13,000 वोटर वो थे जो डबल और ट्रिपल वोट अंकित थे। तो जब ठीक किया गया तो आप एवरेज देखिए तो ये एक कारण है। दूसरा कि नीतीश कुमार जी को लेकर के बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि उनको लेकर के कोई आज न निगेटिव सुनने को तैयार नहीं है, कोई उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो महिलाओं में उनके लिए बेपनाह जो समर्थन है वो गजब का है। अति पिछड़ा समाज के लिए जो उन्होंने एम्पावरमेंट का काम किया,
जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स लिए, जो वृद्ध लोगों के लिए, दिव्यांग के लिए, जो विधवा पेंशन जो 400 से 1100 और 10,000 रुपये जो दिए गए, जिसके तहत आगे आने वाले चरण में 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़े कदम है। जीविका का जो पूरा मॉडल है ये नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड का मतलब सिर्फ और मैं महिला कहूंगा नहीं कि होता है, 1 करोड़ 20 लाख है, उसकी भी अगड़ा पिछड़ा आइडेंटिटी है, उसकी भी शहरी देहात की आइडेंटिटी है जी, वो भी औरत मर्द वाली आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी नहीं है किसी औरत की सिर्फ। जी, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन जीविका का जो मॉडल है उसने बहुत हद तक ग्रामीण समाज में, मैं पंचायतों में भी मैं देखता हूं कि कई स्तर की महिलाएं एक ही जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में अन्य लोग भी जुड़ने लगे हैं, जो सक्षम लोग हैं वैसी महिलाएं भी जुड़ने लगी है। जीविका महिलाओं के एम्पावरमेंट का एक बड़ा मॉडल बना है। ये सब एक बड़े फैक्टर है और नीतीश कुमार जी को ये सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। बिहार में जो आरजेडी को लेकर के जो स्थितियां हैं उसको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी यात्रा शुरू की उसको लेकर के आरजेडी ने ही उस एजेंडे को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस और आरजेडी के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए 70 सीटों से 61 सीटों पर लड़ रहे हैं और डबल डिजिट में कांग्रेस का पहुंचना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। समर्थन नहीं किया आरजेडी ने, आप कैसे कह सकते हैं? तेजस्वी यादव ने तो ये तक कहा था कि हम अगर जनता का समर्थन मिला तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? इससे बड़ा समर्थन और क्या होगा वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस? नहीं, देखिए दोनों साथ कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो एक असहज स्थितियां हैं। हमने तो कई बार चैलेंज किया कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और साथ में कन्हैया और पप्पू यादव को लेकर के 25 जनसभाएं कर ले, अगर इतनी ही सहमति और बहुत प्यार मोहब्बत है गठबंधन के भीतर तो ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। देखिए आरजेडी के डिक्टेट्स पे कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है और ये कॉन्ट्राडिक्शन कई जगहों पर जो गौड़ा बोराम की स्थिति है, कांग्रेस के सरेंडर करने से क्या सेहत पे आरजेडी की क्या फर्क पड़ता है? ये तो बताइए, निकाल दिया था आरजेडी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? आरजेडी का परफॉर्मेंस अपना अलग रहा है हमेशा बिहार इलेक्शंस में। ठीक है, मैं सारिका पासवान का रुख करता हूं। सारिका जी अभी ठीक है, मैं आता हूं। के लायक उनको सीटें मिल जाए, भगवान करे कि नेता विपक्ष की कुर्सी तेजस्वी यादव फिर से स्वीकार कर ले, ऐसी स्थिति भगवान करे उनको मिल जाए। ठीक है सारिका पासवान जी, अभी अरविंद मोहन साहब ने जो अपना आकलन प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि एनडीए जंगल राज को भुनाने में कामयाब रही है, उसने अच्छी तरीके से जंगल राज को भुनाया है और अगर ये आकलन सही साबित हुआ तो फिर ये महागठबंधन के लिए थोड़ा दुखद रहेगा। हो सकता है कि नतीजे आपके हक में ना आए, आपके मन मुताबिक ना आए। देखिए अनुराग जी, पहले तो मैं निखिल जी की बातों की जवाब देना चाहूंगी। अब हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो भाजपा और जदयू से पूछ के तो बनाएंगे नहीं कि हम पप्पू यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ रैली करेंगे या हम अपनी हेलीकॉप्टर कौन से विधानसभा में उतारेंगे, कितना भाषण और कौन सी भाषण हम देंगे। हमको तो आश्चर्य होता है और हंसी आती है हमको जब इस तरह की बातें, ये लोग इतने मतलब ये लोग सीनियर लीडर्स हैं। और सारिका जी एक मिनट का समय दीजिए मुझे, मैथिली ठाकुर जुड़ी है, मैं उनका एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आता हूं। मैथिली, अब कैसा फील कर रही हैं? वोटिंग खत्म हो चुकी है पहले चरण की, थोड़ा रिलैक्स है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स है बहुत ज्यादा। जिस हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा पूरी हुई और सफल रही। अच्छा मैथिली, एक बेटी को बिहार ने बहुत प्यार दिया क्योंकि वो जानते थे कि आप संगीत की सेवा करती हैं और आप लोकगीत गाती हैं, लेकिन कलाकार होना और राजनीति में होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। जितना प्यार आपको बीइंग एन आर्टिस्ट मिला, आपको विश्वास है कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पे भी आपको उतना ही प्यार बिहार की जनता देगी, खासकर अलीनगर की? मुझे शुरू में थोड़ा डाउट था और लग रहा था कि मुझे ऐसे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे लिए बहुत ही नई चीज है ये, लेकिन अभी जिस प्रकार मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है मैं उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ कि मुझे एक नेता के रूप में भी लोग बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं और आगे मैं जैसे संगीत में एक अपनी पहचान बना पाई हूँ, उसी प्रकार राजनीति में भी एक अपने मुकाम तक पहुँच पाऊंगी।
अच्छा मैथिली, आप राजनीति में पहली बार आई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने पहले भी सुना होगा जब रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो परिवर्तन का संकेत होता है, सरकार बदलने की आहट होती है। अगर ऐसा हुआ कि सरकार बदली और आप जीत गई, तब क्या होगा? आप अगर फिर से बोलेंगे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, अगर परिवर्तन हुआ बिहार में और मैथिली ठाकुर जीत गई, लेकिन एनडीए नहीं आई सत्ता में, तब क्या होगा? देखिए, मुझे जो पार्टी जो भी काम दे रही है करने को, उसमें मैं जी जान लगा के काम करूंगी। मैं अभी आगे पीछे कुछ सोच ही नहीं रही हूँ। अलीनगर विधानसभा मुझे इतनी प्यारी लगी, इतना प्यार दुलार मिला मुझे कि मैं बस अपने काम में लग जाऊंगी। नहीं, लेकिन एक काम आपने ये भी बताया कि मैं जीत गई तो अलीनगर का नाम बदल दूंगी। इससे कुछ लोग डरे भी हुए हैं अलीनगर के। तो जब अलीनगर के लोग मुझे बोल रहे हैं कि एक काम ये जरूर करवा देना मैथिली, कि इसको सीतानगर बना देना, तो मैं तो जो जनता की जो भी डिमांड है वो तो सर आंखों पर है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैथिली आपको। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। अब सारिका जी, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। मैं सुन रही थी मैथिली जी को। मुझे नहीं लगता है कि अलीनगर भी बड़ा प्यारा नाम है, और जो नाम जो है इतने वर्षों से उस जगह को दी गई है, और वही विधानसभा अंकित है नाम में, और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैथिली जी लड़ रही हैं, फिर भी ना जाने कि वो नाम बदलने के चक्कर में ज्यादा पड़ी है। अगर व्यवस्था बदलने की जन भावना को इसका कारण बताया उन्होंने। नहीं, जन भावना नहीं, ये किसी एक दल की भावना हो सकती है, जन की भावना तो कदापि ये नहीं हो सकती है। चलिए, मैं बात आती हूँ, अभी कह रहे थे कि ये नीतीश कुमार जी को लोग बहुत सुनना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी पे लोग भरोसा करते हैं, हम इनकी कही गई सब बातों को मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई भरोसा नहीं कर रहा है नीतीश जी पे, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ये डिक्लेयर नहीं किया कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी होंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात जरूर कही, लेकिन मुख्यमंत्री नाम उनको कभी उन्होंने बोला नहीं। मुझे लगता है लेकिन चलिए, बिहार पर हम डिबेट तो करते रहते हैं रोज, और कल भी करेंगे, लेकिन आपको बताता चलूं सारिका जी, एक तो समय की कमी है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी जब सीएम के कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं करती है, तब तक उसे फायदा होता है। ये उनका इतिहास खंगाल करके आप देख लीजिए। बहरहाल, आज की डिबेट में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। समय कम है, लेकिन बिहार पर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, ताल ठोके में हम अपडेट्स पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।